नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान और हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें एक बार फिर से कि कोविड महामारी से बचाव की जो कदम अब तक आप उठाते रहे हैं उसको याद रखिए और कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और सुरक्षा और बचाव के जो एहतियात उपाय हैं यही फिलहाल कोविड संक्रमण को रोक सकते हैं, उसकी दवा है और इसीलिए आप इनको हमेशा याद रखें। और अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों और अनेक दलों के नेताओं ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि। दिवंगत नेता का कल पटना में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। दूसरे दौर में 94 सीटों पर 3 नवंबर को होगा मतदान। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। चौथी तिमाही में जीडीपी बढ़ने की उम्मीद। भारत में कोरोना संक्रमित मामलों में कमी। देश में 9 लाख से नीचे आए सक्रिय मामले। रिकवरी दर बढ़कर 85.52%। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। सैन्य संकट और मुश्किल वक्त के बीच दुनिया में बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने के लिए हुआ चयन। केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं है। कल शाम उनका निधन हो गया था। रामविलास पासवान के समर्थक और कई नेता उनके अंतिम दर्शनों के लिए आज उनके निवास पर पहुंचे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता दिवंगत रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना ले जाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के पटना कार्यालय में समर्थक रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए जुटे। दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इससे पहले दिवंगत रामविलास पासवान के दिल्ली निवास 12 जनपद पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार सुबह दिवंगत नेता के निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामविलास पासवान के निवास पर गए और उनके परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और गिरिराज सिंह ने भी दिवंगत रामविलास पासवान को उनके निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीआई नेता डी राजा समेत कई और हस्तियां भी दिवंगत रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन करने उनके निवास पहुंचे। इनके अलावा रामविलास पासवान के समर्थक भी उनके अंतिम दर्शन के लिए 12 जनपद दिवंगत नेता के निवास पर पहुंचे। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। रामविलास पासवान के निधन के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक शोक की लहर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर कई हस्तियों ने शोक जताया। हम लोग के संबंध बिहार के नाते, जेपी मूवमेंट के नाते, संसद में, सरकार में एक बड़े भाई के रूप में उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता था। तो हम सभी दुखी हैं, देश दुखी है, बिहार दुखी है। क्या कहूँ, बहुत सी भावनाएं याद आती हैं। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत ही सच्चा सपूत खो दिया। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे।
मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। आज केवल बिहार में नहीं, पूरे देश भर में लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक जिंदादिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े दिल के नेता थे, कार्यकर्ता थे, अम्बेडकराइट थे और उन्होंने उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट उठाया था। मैं रामविलास पासवान जी को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ और उनका अधूरा सपना पूरा करने का हम सब लोग मिलकर पूछते हैं। पिछले 4 दशकों से मैं उनको जानता था। कभी हम विपक्ष में रहे, कभी वो विपक्ष में रहे और कभी हम साथ इकट्ठे भी सरकारों में रहे। और डाउन टू अर्थ है, हमेशा जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनकी हमेशा मदद करते थे। पूरा देश दुखी है और बिहार तो पूरी तरह से इस समाचार को सुनकर सदमे में है। केंद्र में चाहे रेल मंत्री के नाते हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, स्टील हो, हर विभाग पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है और जिस भी विभाग में रहे बिहार के विकास के लिए हमेशा लड़ते रहे और बिहार के लिए उनका इतना बड़ा योगदान है कि बिहार कभी रामविलास पासवान के योगदान को भूल नहीं सकता है। रामविलास पासवान के निधन से चारों तरफ शोक की लहर है और गुरुवार रात से ही सोशल मीडिया पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा हुआ है। रामविलास पासवान के रूप में देश ने एक सशक्त और बड़े दलित नेता को खो दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया। उनकी गणना सर्वाधिक सक्रिय और सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले सांसदों में की जाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि रामविलास पासवान वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले और हाशिए के लोगों के लिए सतत संघर्षरत रहने वाले जनसेवक थे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा कि रामविलास पासवान एक अनुकरणीय नेता थे, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लोगों और देश की सेवा की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पासवान एक उत्कृष्ट सांसद थे और हमेशा हाशिए के लोगों के सशक्तिकरण के लिए प्रयत्नशील रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि रामविलास पासवान का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। रामविलास पासवान को दोस्त बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे मूल्यवान सहयोगी और ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो हर गरीब की गरिमापूर्ण जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए बेहद उत्सुक था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रामविलास पासवान एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे, जिन्होंने कई नीतिगत क्षेत्रों में स्थायी योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताते हुए कहा कि रामविलास पासवान ने आजीवन समाज के वंचित अभावग्रस्त वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रामविलास पासवान के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे। वे प्रखर वक्ता, लोकप्रिय नेता, कुशल प्रशासक, मजबूत संगठनकर्ता और बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी रामविलास पासवान के निधन पर दुख जताया है। अपने शोक संदेश में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि रामविलास पासवान हमेशा सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के मकसद पर जोर देने के लिए याद किए जाएंगे। आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि बीते 45 वर्षों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयां आंखों में तैर रही हैं। राजनीति जगत के अलावा कई अन्य क्षेत्रों की बड़ी हस्तियों ने भी भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान के योगदान को याद किया है। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिसमें वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद बने। रामविलास पासवान ने सियासी सफर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा। पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। पुलिस की नौकरी छोड़कर 1969 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। रामविलास पासवान 1969 में पहली बार विधायक बने।
1970 में इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त सचिव का पदभार संभाला। 1974 में लोक दल के महासचिव बने। रामविलास पासवान समाजवादी विचारधारा के बड़े नेताओं में शामिल रहे। ये आपातकाल के विरोध में हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन की उपज थे। आपातकाल के दौरान जेल भी गए। जेल से आने के बाद रामविलास पासवान का दिल्ली का सफर शुरू हो गया। ये साल 1977 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर बिहार की हाजीपुर सीट से रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में भी रामविलास पासवान ने इसी सीट से दोबारा जीत हासिल की। 1982 से 1984 तक ये लोकसभा में लोकदल के नेता रहे। 1985 से 86 तक ये लोकदल के महासचिव रहे। तीसरी बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए। इन्हें श्रम कल्याण मंत्री बनाया गया। 1991 में ये 10वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1996 में ये 5वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार में एसडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। इस दौरान इन्होंने रेल मंत्रालय के अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1998 में ये 12वीं लोकसभा में 6ठी बार निर्वाचित होकर संसद पहुंचे। 1999 में ये फिर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1999 में ये केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बने। इन्होंने 1999 से 2001 तक संचार मंत्री का पदभार संभाला। 2004 में ये एक बार फिर से 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कांग्रेस के नेतृत्व में आई यूपीए सरकार में भी रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मई 2004 से 2009 तक इन्होंने केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। जुलाई 2010 से मई 2014 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। 2014 में ये एक बार फिर से लोकसभा के लिए 9वीं बार निर्वाचित हुए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में इन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का पदभार संभाला। 2019 में रामविलास पासवान एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुने गए। इस बार भी इन्हें केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। संसद की कई स्थायी समितियों की आज बैठक हुई। लोकसभा सांसद प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता वाली ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति ने वर्ष 2020-21 के दौरान परीक्षण किए जाने वाले विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान परीक्षण किए जाने वाले विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय समिति की भी बैठक हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के सचिव ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कोविड प्रबंधन के बारे में समिति को जानकारी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के परीक्षण और उपचार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ 17 जिलों की 94 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 94 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। दूसरे दौर में पटना और नालंदा को छोड़कर बाकी सभी जिले उत्तरी बिहार के हैं। इनमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर और पश्चिम चंपारण शामिल हैं। वहीं पहले चरण के 71 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1357 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। पहले चरण के लिए सबसे अधिक नामांकन गोरवा सीट से हुआ है। इस सीट पर 29 उम्मीदवार मैदान में हैं।
10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इन सभी सीटों पर मतदान 3 नवंबर को होना है। मतगणना 10 नवंबर को होगी और नामांकन 16 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। जिन राज्यों की विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से हैं, जहां पर 28 सीटें हैं। गुजरात की 8, उत्तर प्रदेश की 7, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और नागालैंड की 2-2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। वहीं तेलंगाना, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट पर मतदान होना है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट की मौजूदा दर को बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने समिति की बैठक के नतीजों के बारे में आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव में देखने को मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिवर्स रेपो दर पहले की तरह ही 3.35% और रेपो दर 4% पर बरकरार रहेगी। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट इसके उलट होती है, यानी बैंक जब अपने पास मौजूदा राशि को आरबीआई में जमा कराते हैं तो उस राशि पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है। इसी दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आरबीआई ने फरवरी से कुल 115 आधार अंकों की रेपो दर में कटौती की है। The MPC evaluated the domestic and global macroeconomic financial conditions and voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. रिजर्व बैंक का अनुमान है कि कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर पड़े असर की वजह से चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट आ सकती है। शक्तिकांत दास ने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है। विनिर्माण और ऊर्जा खपत क्षेत्र में तेजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत मिलने लगे हैं। The Indian economy is entering into a decisive phase in the fight against the pandemic. Relative to pre-COVID levels, several high-frequency indicators are pointing to the easing of contractions in various sectors of the economy and the emergence of impulses of growth. By all indications, the deep contractions of Q1 2021 are behind us. Silver linings are visible in the flattening of the active caseload curve across the country. Barring the incidence of a second wave, India stands poised to shrug off the deathly grip of the virus and renew its tryst with pre-COVID growth trajectory. आरबीआई ने ग्राहकों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अहम फैसला भी लिया। करोड़ों ग्राहकों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस सुविधा को 24 घंटे 7 दिन चालू रखने का ऐलान किया गया है। ये सुविधा दिसंबर से शुरू होगी। फिलहाल आरटीजीएस की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, जबकि रविवार के साथ साथ महीने में दूसरे और चौथे शनिवार को ये सुविधा भी बंद रहती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नई पीढ़ी के इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट से दूर वेलर द्वीप पर सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया। इसमें लॉन्च स्थितियों के आधार पर अलग अलग रेंज की क्षमता है। इसमें अंतिम हमले के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन है। इससे दुश्मन के रडार, संचार साइट और दूसरे RF उत्सर्जक लक्ष्यों को बेअसर किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव केस में सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
एनआईए की चार्जशीट में मिलिंद तेलदुम्बड़े को भी अपराधी आरोपी बनाया गया है, माफ कीजिए, जो अभी फरार है। बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने इसी साल 24 जनवरी को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। मामला 1 जनवरी 2018 को पुणे के निकट कोरेगांव जंग की 200वीं वर्षगांठ के जश्न के बाद हिंसा भड़काने से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को मनोरंजन पार्कों और इस तरह के संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मंत्रालय ने कहा है कि वीकेंड या छुट्टी वाले दिनों में भीड़ को देखते हुए योजना बनानी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों में साफ किया गया है कि मास्क पहने रखना और 6 फुट की दूरी बनाए रखना जारी रहेगा। मनोरंजन पार्कों में सभी प्रकार के झूलों को सैनिटाइज करना होगा और आने जाने के अलग अलग समय रखे जाएं। थिएटर, रेस्तरां और फूड कोर्ट में कुल क्षमता के 50% लोगों को ही आने की परमिशन दी जाए। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, लेकिन पानी की थीम वाले पार्क में पानी को नियमित रूप से फिल्टर उसकी क्लोरीन से सफाई की जाएगी। भारत में सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का ट्रेंड बरकरार है। 1 महीने के बाद पहली बार कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 9 लाख से नीचे आ गई है। देश में अब 8,93,000 सक्रिय मामले बचे हैं। कुल सकारात्मक मामलों का केवल 12.94% है और साथ ही लगातार तीसरे सप्ताह नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी अधिक दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते एक दिन में 78,365 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल तादाद 59,06,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 69 लाख को पार कर गया है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 964 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,06,490 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। अभी देश में कोरोना के 8,93,592 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का 12.94% हैं, जबकि मृत्यु दर 1.54% है। आईसीएमआर के मुताबिक गुरुवार को 11.5 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक कुल 8,46,34,680 नमूनों का परीक्षण किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान सरकार के मुख्य शांति वार्ताकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला को भरोसा दिया है कि अफगानिस्तान की शांति, समृद्धि और स्थायित्व के लिए भारत हर संभव मदद करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अफगानिस्तान के शांति के मुख्य वार्ताकार डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ बैठक हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने हाल ही में घटनाओं पर विचार किया। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच चल रही बातचीत की स्थिति पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने भरोसा दिया कि अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष के रूप में भारत अफगानियों के नेतृत्व में और उसके नियंत्रण में रहने वाली सरकार की स्थापना चाहता है, इसमें सभी अफगान नागरिकों से स्वीकार करें। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने बाद में ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि भारत की तरफ से उन्हें पूर्ण समर्थन का वादा मिला है और वो 5 दिनों के भारत दौरे पर मंगलवार को दिल्ली आए थे। गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। आज 75वां भारतीय विदेश सेवा दिवस है। आज के दिन 1946 में विदेश सेवा की शुरुआत हुई थी। हालांकि साल 2011 से यह खास दिन अस्तित्व में आया, जब विदेश सेवा में लगे राजनयिकों के प्रयासों को पहचान मिलनी शुरू हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश के उन तमाम राजनयिकों को बधाई दी जो विदेशों में तैनात हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। आईएफएस दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विदेश सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक मंचों पर भारत के हितों के संरक्षण और संवर्धन में विदेश सेवा के हमारे राजनयिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वसुधैव कुटुंबकम के हमारे सनातन आदर्शों के अनुरूप आप विश्व में भारत की शांति और सौहार्द की सांस्कृतिक परंपरा के प्रतिनिधि हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र की सेवा करने और विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में इनका कार्य सराहनीय है। वंदे भारत मिशन और अपने नागरिकों और अन्य राष्ट्रों को कोविड से संबंधित सहायता उपलब्ध कराने में इनका प्रयास उल्लेखनीय है। आईएफएस अधिकारी रह चुके मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि हमने हर चुनौती का सामना किया है। मौजूदा चुनौतियों में हमें और बेहतर काम करना होगा। हमें भारत और उसके हितों को लेकर वैश्विक समझ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय विदेश सेवा के तहत भारतीय राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में विदेश मंत्रालय के ऑफिस और प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी इनकी तैनाती की जाती है। इन राजनयिकों के पास रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस की भी जिम्मेदारी होती है। साथ ही आईएफएस राष्ट्रपति सचिवालय और कई मंत्रालयों में भी जिम्मेदारी संभालते हैं। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया है। पुरस्कार के लिए नाम का चुनाव करने वाली कमेटी ने दुनिया भर में भूख को मिटाने और पीड़ितों की मदद में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की भूमिका को अहम बताया। साल 2015 में भूख मिटाने को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया था और इस लक्ष्य को साकार करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी की तरह काम किया। साल 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों तक ये सहायता पहुंचाई गई। गृहयुद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों में काफ़ी सक्रिय इस संस्था का कोरोना के दौर में महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। इस साल नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मान पाने के लिए 300 से भी अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नामांकित किया गया था। चौथी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में इस सम्मान के लिए नामांकन हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते आते आपको फिर से याद दिला दें कि कोविड संक्रमण से बचाव ही दवा है और वो हिदायत, वो सावधानियां जो अब तक आप करते रहे हैं उनको अपनाते रहें ताकि आप कोविड से बचे रहें और इसके संक्रमण को फैलने से रोक पाएं। छुट्टी चाहिए तो किस देनी होगी? आगर कलेक्ट्रेट की महिला कर्मचारी ने अपर कलेक्ट्रेट पर लगाया संगीन आरोप। आगर मालवा आगर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी ने अपर कलेक्टर एनएस राजावत पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए एक शिकायती आवेदन कलेक्टर अवधेश शर्मा को दिया। आगर कलेक्ट्रेट में पदस्थ महिला कर्मी ने कलेक्टर अवधेश को दिए आवेदन में बताया कि वह कल छुट्टी का आवेदन लेकर अपर कलेक्टर के पास गई थी, लेकिन अपर कलेक्टर ने छुट्टी मंजूर करने के बदले महिला कर्मचारी से किस करने की मांग की। उक्त घटना के बाद महिला कर्मचारी रोते हुए अपर कलेक्टर के कक्ष से बाहर निकल आई। तभी साथी महिला कर्मचारियों ने महिला से रोने का कारण पूछा, तब मामले का खुलासा हुआ। जब यह मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो पूरे जिले के मीडिया कर्मी अपर कलेक्टर एनएस राजावत का पक्ष जानने आगर कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, लेकिन एडीएम मीडिया कर्मियों को देखकर इतना डर गए कि वह अपना कक्ष छोड़कर निर्वाचन के कक्ष में जाकर बैठ गए। घंटों इंतजार के बाद मीडिया से बचने के लिए अपर कलेक्ट्रेट अंधेरे में कक्ष छोड़कर बाहर आए और अधीक्षक भू अभिलेख की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। जाने से पहले जब मीडिया कर्मियों ने उनसे इस घटना पर सवाल किया, तब एडीएम राजावत ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि उन पर क्या आरोप लगे हैं। पता लगने पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखूंगा। आगर दौरे पर आए कमिश्नर आनंद शर्मा ने इस घटना पर कहा कि कलेक्ट्रेट से बात करके मामले की जानकारी लेंगे। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन से ही बसों के पहिए थमे हुए हैं। कोविड-19 के चलते 5 महीनों से ही बसें बस स्टैंड पे खड़ी हैं। बस ऑपरेटरों द्वारा शासन से कई बार मांग की गई कि बसों का किराया बढ़ाया जाए एवं 5 महीने का टैक्स माफ किया जाए। इस दौरान बसों के पहिए थमे हुए हैं। बस स्टैंड नरसिंहगढ़ पर कई बसें खड़ी थीं। वहीं पास खड़ी संध्या ट्रेवल्स की 2 बसों में अचानक दिन के 2 बजे लगी आग का कारण अज्ञात एक बस को बचा लिया, जबकि दूसरी बस जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची मौके पर। पीटी न्यूज के लिए अवध देवड़ा की रिपोर्ट।
भोपाल जिले के नजीराबाद में एक बार फिर किसान अन्नदाता बैंकों के बाहर भटकता नजर आ रहा है। जैसे कि शासन द्वारा किसानों को फसल बीमा बैंकों में आने पर दिया जा रहा है एवं जिनके बीमा राशि नहीं आई है वह किसान आए दिन शासन प्रशासन को आवेदन देकर बीमा राशि दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिन किसानों के बैंकों में बीमा राशि डल चुकी है वह किसान भी बैंकों में रात भर जाकर अपना नंबर सुबह पहले आने के चक्कर में बैंक के मेन गेट के बाहर जागते नजर आते हैं। बताते चले कि नजीराबाद कोऑपरेटिव बैंक की यहाँ किसान अपना पैसा निकालने के लिए रात्रि में आकर नंबर लगा देते हैं। सुबह होते होते बैंक के बाहर सैकड़ों किसानों का हुजूम देखने को मिलता है। वहीं कोविड-19 के चलते भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का न किसान पालन कर रहे हैं न ही मास्क लगा रहे हैं एवं बैंक द्वारा किसानों के लिए सैनिटाइजर भी नहीं रखे गए हैं। इस मामले में कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन की उदासीनता भी सामने आई है। यह लापरवाही क्षेत्र के लोगों को भारी न पड़ जाए। वहीं क्षेत्र के किसानों से बातचीत करने पर पता चला कि किसान फसल बीमा राशि निकालने दूर दूर से रोजाना नजीराबाद बैंक आते हैं, परंतु बैंक में कर्मचारी कम होने के कारण सभी किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। नजीराबाद कोऑपरेटिव बैंक में मात्र एक कैश काउंटर है। पूर्व से किसानों द्वारा बैंक प्रबंधक को 2 कैश काउंटर करने की मांग की जा चुकी है, जिससे किसानों की राहत मिल सके और नजीराबाद क्षेत्र के अधिक किसानों का खाता एवं कोऑपरेटिव बैंक से लेन देन व खाद्य बीज सोसाइटी से ही चलता है बीज सोसाइटी से ही चलता है, जिस कारण क्षेत्र का अधिक किसान रोजाना पैसे नहीं मिलने पर मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। अन्नदाता किसान पहले ही सोयाबीन फसल बर्बाद होने से दुखी था, ऊपर से रोज रोज बैंकों के चक्कर लगाकर लगातार थक चुके हैं। वर्तमान में किसान के सामने गेहूं की फसल बोवनी का बोझ भी नजर आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन को परेशान किसानों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पीटी न्यूज के लिए अवध देवड़ा की रिपोर्ट। शिवराज सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने जन कल्याण पदयात्रा निकाली। जबलपुर से चली युवक कांग्रेस की पदयात्रा राजधानी भोपाल में जैसे ही सीएम हाउस की ओर रवाना होती दिखी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीच में ही कार्यकर्ताओं को रोक लिया। युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शशांक भार्गव ने बताया कि पैदल यात्रा में हम आम जनता को बताते हुए आए हैं कि इस प्रदेश में जनता को कैसे लूटा गया है। केंद्र ने झूठे वादे करके 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी। उस हिसाब से 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन आज युवा बेरोजगार है। इसी के साथ सरकार द्वारा अतिथि विद्वान शिक्षकों के साथ ही धोखा किया गया है। पीटी न्यूज के लिए अवध देवड़ा की रिपोर्ट।